तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए जेट, ठीक है, जैसा नेट होता है यूजीसी के द्वारा, उसी तरह से जेपीएससी में जेट एग्जाम होता है। तो जेट एग्जाम के बारे में जानेंगे कि कब से फॉर्म भराएगा, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, कौन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, कितना फॉर्म फीस लगेगा, क्या सिलेबस है, पूरा डिटेल वीडियोस आएगा जेट के ऊपर, पूरा एक प्लेलिस्ट बना देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग केवल शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जानेंगे और पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, यह जेपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। आखिरी बार 2008 में आया था और अब आया है इतना साल बाद 2025 में, 17 साल बाद, ठीक, 2025 में आ रहा है 2008 के बाद। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000, ठीक है, अंगीकृत एवं अद्यतन संशोधित की धारा ये है 57(2) एवं उच्च शिक्षा निदेशालय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग यानी कि हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 280 दिनांक 21 फरवरी 2024 के द्वारा निर्गत रूल फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज ऑफ झारखंड 2024, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है या पीएचडी करना है तो उनके लिए है ये जेट, ठीक है। अगर आपको नहीं बनना है और नहीं करना है पीएचडी तो मत देखिए इस वीडियो को, कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। केवल उन्हीं के लिए है, या तो पीएचडी करना चाहते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। यूँ बोले कि दोनों करना होगा तो ही आपको ये एडवर्टाइजमेंट देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए, ठीक है, या इसकी तैयारी करनी चाहिए। आलोक में झारखंड राज्य में स्थित विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में भिन्न भिन्न विषयों के सहायक अध्यापक की नियुक्ति यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति एवं पीएचडी में नामांकन की उम्मीदवारी हेतु आयोग द्वारा आगामी झारखंड पात्रता परीक्षा यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट संभवतः मई जून 2024 में आयोजित की जाएगी, जो कि पुराना वाला न्यूज़ है, ठीक है। ये 2024 में निकाला गया था, अभी जस्ट जारी किया गया है ये वाला अपडेट, ठीक है, ये वाला। इसमें क्या बोला गया है, सेम चीज़ है, वो सारा ही न्यूज है, ठीक, वो वही वाला। देखिए एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दिया। यहाँ पे बोला गया है, अब देखिए यहाँ से शुरू होता है कि आलोक में झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय के विभिन्न विषय सहायक प्राध्यापक पीएचडी में नामांकन हेतु आयोग द्वारा झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 विज्ञापन संख्या, अब यहाँ से शुरू होता है, ये 2024 वाला अपडेट था। विज्ञापन संख्या अगस्त 2025, ठीक, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 और एडवर्टाइजमेंट 2025 आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा हेतु इच्छुक भारतीय अर्हताएं, मतलब झारखंड नहीं मिला, भारत के जितने भी अर्हताधारी हैं यानी कि एलिजिबल हैं, ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आमंत्रित किया जा रहा है, जिसके विवरण इस तरह से दी गई है। इसमें क्या है, तो ऑनलाइन आवेदन भरा कब से जाएगा, 16 तारीख से, 16 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा, 16 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा, एक महीना, 16 सितंबर से 16 अक्टूबर, पूरा एक महीना फॉर्म भरा जाएगा और में भी डेट भी एक्सटेंड किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क अंतिम तिथि तो आप 7 अक्टूबर तक फॉर्म को पेमेंट कर सकते हैं, मतलब सेम टाइम पे कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और करेक्शन विंडो आपका 8 तारीख को खुलेगा, 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर। अगर डेट एक्सटेंड हुआ है तो फ्यूचर में फिर जिस दिन लास्ट डेट रहेगा उस दिन जो है आपको एडिट करने का मौका दिया जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। सबसे बड़ी चीज़ कि कौन फॉर्म को भर पाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो बताइए। तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी जेट एग्जाम 2024, हालांकि 2025 अब हो गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ है डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 सितंबर से 16 अक्टूबर और लास्ट डेट दे दिया गया है, ठीक है। मतलब डेट इस बार शायद नहीं बढ़ेगा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में लिख दिया गया है, लेकिन फिर भी बढ़ भी सकता है। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सबसे मेन पॉइंट कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया है दिस टेस्ट डिटरमाइंस द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। हाँ, वो बात तो सही है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए एग्जाम ले रहे हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जाम जो होगा OMR पेपर पे होगा, पेन एंड पेपर
ऑफलाइन मोड पे एग्जाम होगा, पेन पेपर, ठीक है। द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, 2 पेपर का एग्जाम होगा। बोथ पेपर्स विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप्स, तो दोनों में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स, तो जिसके अंतराल में कोई भी आपका जो है नहीं दिया जाएगा छूट, ठीक है, टिफिन वगैरह। तो 100 मार्क्स का और 200 मार्क्स का, ठीक, 300 मार्क्स का पेपर होगा जैसा कि यूजीसी नेट में होता है, ठीक, नेट या CSR जो भी बोलिएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे। आपका पहला पेपर रहेगा क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड से, जिसमें आपका बहुत सारा सब्जेक्ट्स का इंक्लूजन रहता है, और दूसरा आपका जो अपना सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक से 100 क्वेश्चन, और 3 घंटा टाइमिंग दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है, हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में बोला गया है क्या, नहीं बोला गया, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहा इसमें, ठीक है। फीस तो देखिए यहाँ पे जनरल को लगेगा 575 रुपया, OBC को लगेगा 300 रुपया, और ST SC और थर्ड जेंडर को लगेगा 150 रुपया, ठीक है। और सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ जेट एलिजिबिलिटी, तो देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर जेट विल बी बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट UGC, तो यह UGC CSIR नेट को फॉलो करेगा, ठीक है। वहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट कोड है, वो सेम आपका यहाँ पर भी रहेगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्युइटी इन ट्रांसलेशन, तो देखिए अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन में कोई गलती आता है तो इंग्लिश के पेपर को वरीयता दिया जाएगा, ठीक है। मार्किंग स्किप, तो देखिए 2 नंबर रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, 2 नंबर, और बोला गया फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स, ईच क्वेश्चन 2 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो 2 नंबर दिया जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नो मार्क विल बी गिवन, वही सब होता है कि नहीं नंबर मार्क कीजिएगा तो कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो जेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहीं पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखिए बोला गया है जनरल और EWS के लिए, ठीक है। तो कैंडिडेट जनरल एंड EWS कैंडिडेट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55%, तो जनरल और EWS को 55% होना चाहिए, किसमें, विथआउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर्स डिग्री, तो आपको ग्रेजुएशन में नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स चाहिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC, जो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड किया है UGC के द्वारा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि 55% अगर आपका MA MCOM MSc में है UR और EWS तो आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप BC से कैंडिडेट हैं, OBC ST SC, ठीक है, और अगर आप MA MCOM MSc मतलब PG 50% के साथ किए हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि कैंडिडेट हु आर परसुइंग देयर मास्टर्स डिग्री, जो कैंडिडेट अभी जो है PG में अपियरिंग है तो उनको क्या बोला गया है कि हु आर परसुइंग मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स, जो PG के समकक्ष है, हु हैव अपियर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। तो जो भी आपका क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री रहेगा फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एंड कुछ रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, मतलब अगर आपका एग्जाम हो चुका है और आपका रिजल्ट नहीं आया तो भी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। कैंडिडेट, ठीक है, हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिले मे ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस टेस्ट, तो वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। सेम क्राइटेरिया रहेगा आपके लिए भी, 55% जनरल और EWS ST SC OBC 50% PG में आना चाहिए। अगर उससे कम नंबर आता है तो फिर आपका ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। द PhD डिग्री होल्डर्स हुज मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड बाय 1991, तो ये बहुत पुराना हो जाता है, ये तो पढ़ना ही बेकार है क्योंकि ये बहुत पुराने लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है। उनको 5% का छूट दिया जा रहा है। बाकी कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली, तो जैसे अगर किसी का सब्जेक्ट रहता है 2-2 गो, ठीक है, तो आप किस में अप्लाई कीजिएगा वो आप पे सोचिएगा, लेकिन आपका जो PG में अगर अलग है UG में अलग है तो जो PG में है वही आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है।
और ये भी एक डिफरेंस रहता है कि किसी का पॉलिटिकल साइंस है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कन्फ्यूजन होता है। पोल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या कन्फ्यूजन है कि पॉलिटिकल साइंस वाले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई, मतलब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट हैं पब एड वाले, वो पॉल साइंस से अप्लाई करेंगे अगर पॉलिटिकल पब एड का ऑप्शन नहीं देगा तो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का इंटरचेंज माना जाता है। और एक होता है IR, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, तो वो भी पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट माना जाता है, ब्रांच माना जाता है, ठीक है। पब एड और पॉलिटिकल साइंस के IR दोनों पार्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कैंडिडेट एडवाइज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन इन केस द सब्जेक्ट ऑफ कैंडिडेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ जेट, ठीक है, सब्जेक्ट द कैंडिडेट में अपीयर इन UGC नेट CSIR टेस्ट होल्ड ऑन रेगुलर बेसिस। तो बस जो CSIR नेट का रूल है वही यहाँ पर भी फॉलो होगा, ठीक है। और फिर बोला गया है कि कैंडिडेट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है, अवॉर्डेड बाय द इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉरेन, ये बहुत कम लोगों का होता है, ठीक है, तो उनके लिए ये चीज़ बोला गया है कि आप भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कैंडिडेट आर नाइदर रिक्वायर्ड टू सेंड, तो यहाँ पे एक चीज़ बोल दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट आर नाइदर रिक्वायर्ड टू सेंड एनी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट, ठीक है, ऑफ देयर एलिजिबिलिटी नॉर प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेंट्स फॉर्म, ठीक है, तो आपको कोई भी स्पीड पोस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और फिर बोल दिया गया है कि कंफर्मेशन पेज टू नोडल स्टेट एजेंसी JPSC, हाउएवर द कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट मस्ट एंश्योर देमसेल्फ अबाउट देयर एलिजिबिलिटी फॉर द टेस्ट, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको बस फॉर्म भरिए और एग्जाम दीजिए, कोई सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ये सब आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट, एक मिनट, कैंडिडेट अदर देन जनरल कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू मेंशन देयर रिजर्वेशन, तो स्टेटस आपको बताना पड़ेगा। इसके अलावा द कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट के कैंडिडेट को आपको जनरल काउंट किया जाएगा, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन दिया गया है पूरा डिटेल में। उसके बाद यहाँ पे फिर बोला गया है एग्जाम्पशन ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट PhD, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पशन किया गया है नेट जेट सेल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट, नेट या जेट एनी वन, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो उनके लिए है ये वाला पॉइंट कि सेल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन PhD इन झारखंड यूनिवर्सिटी, जितना भी होता है उन सब के लिए, ठीक है, बोथ आर सेम। तो क्या वो कैंडिडेट बैठेंगे या नहीं, तो कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड द प्रीवियस जेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है, तो जो लोग अप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी क्वालिफाइड है, अगर आप नेट में भी JRF क्वालिफाइड है, ठीक है, तो मत कीजिएगा अप्लाई, तो फिर वो तो ऑलरेडी भी वैसे भी नहीं करेंगे। बट जो नेट क्वालिफाइड है उनको भी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो मैं कहूँगा कि जो लोग नेट क्वालिफाइड हैं वो कर दीजिए, अच्छा ही रहेगा, ठीक है। बाकी जो JRF क्वालिफाई हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है। एज लिमिट क्या है, तो बोला गया है कि देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर जेट, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन PhD, तो यहाँ पे आपको जो है कोई भी एज लिमिट नहीं रखा गया है, मतलब जितना एज है आप दे सकते हैं, ठीक है। अभी आप कुछ भी एज है आपका 40, 45, 50, ठीक है, लेकिन उतना आदमी देता नहीं है। सर्टिफिकेट की बात करें यहाँ पे तो लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक, और क्या क्या लगेगा, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक। इसके अलावा आपको अपना ST SC OBC जो भी आप हैं वो सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक। सिंपल CO लेवल का भी बनेगा तो चलेगा। एंड द बेनिफिट्स रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड ऑन द अपकमिंग नॉन क्रिमिलियर कास्ट, तो जो लोग OBC में आते हैं NCL सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ठीक है, फॉर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। आगे देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्या बोला गया है, इसको एक बार हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे लेवल वगैरह दिया गया है, लेवल ऑफ कंपटीशन, मेडल, ओलंपिक वगैरह वगैरह, ठीक है, फर्स्ट प्लेस एंड वर्ल्ड। एक मिनट, यहाँ से आ जाता है रिजर्वेशन अंडर द स्पोर्ट कोटा, जो स्पोर्ट कोटा है उनके लिए है। आगे देखते हैं तो बहुत बड़ा PDF है, इसको अगर पढ़ने चलेंगे तो हमको लगता है 2 घंटा का एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगा इसके ऊपर, ठीक है।
तो इसका वीडियो एक बाद में आएगा। फिलहाल तो फॉर्म फिलअप के बारे में फिर बताया गया है कि क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिलअप करते टाइम। इसको देख लीजिए। तो बोला कि कैंडिडेट, 1 मिनट, यहाँ से अपलोड ऑफ स्कैन कॉपी, क्या क्या देना पड़ेगा आपको अपलोड करके। तो यहाँ पे कैंडिडेट फोटोग्राफ लगेगा, सबसे पहले फ़ोटो, ठीक। दूसरे नंबर पे फ़ोटो शुड बी नॉट विद द कैप और हेड, वही है कि फ़ोटो आपका जो है नहीं होना चाहिए टोपी पहन के, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा ये सब आपको जब फॉर्म भराएंगे तो वीडियो देख लीजिएगा, उस टाइम पे ही काम दे देगा, ठीक है। क्योंकि बहुत एकदम माइनर लिखा है। कैंडिडेट सिग्नेचर लगेगा, फ़ोटो हो गया, फिर सिग्नेचर लगेगा। तीसरे नंबर पे क्या लगेगा, रिजल्ट जो है आपका उसको अपलोड करना पड़ेगा, या अवेटेड है तो उसका भी कुछ देना पड़ेगा। रिजल्ट अवेटेड, ठीक है। अटेंड, 1 मिनट, टेस्ट फ्रॉम द विल बी एप्लीकेबल। चलिए जिनके पास होगा वो दे दीजिएगा 50 से 500 केबी के बीच में। और फिर रेसिडेंटल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, पीडब्ल्यूडी अगर कोई है तो वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। स्पोर्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इस तरह से आपको सब कुछ अपलोड करना होगा। और डिटेल मैं दे दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पढ़ लीजिएगा। एडमिट कार्ड आएगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। एग्जाम के बाद क्या मिलेगा, तो बस आपको एक अवार्ड दिया जाएगा कि आप जेट क्वालिफाइड है। इसके अलावा क्या, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद आपको एग्ज़ाम कंपटीशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल। अच्छा, क्वालिफाइंग कितना मार्क्स है, तो यहाँ पे कुछ आई थिंक वो जो कंपटीशन होगा उसी के आधार पे। सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड देयर कोड्स। तो आपका क्या सब्जेक्ट है, वो क्या कोड है, आप एब्रीविएशन वर्ड के अकॉर्डिंग खोजिएगा, ठीक है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक वाले यहाँ पे अलग अलग आपका सब्जेक्ट कोड दिया गया है अकॉर्डिंग टू द यूजीसी, ठीक है। बाप रे, इतना सब्जेक्ट कोड दे दिया है यहाँ पे ना। टोटल 54 सब्जेक्ट कोड दिए गए हैं। फिर यहाँ पे गाइडलाइंस दिए गए हैं और एमआर पेपर का, वाह एकदम पूरा लिख के भर दिया है। फिर यहाँ पे ये सारा बाद में काम आता है, ठीक है। ये फॉर्मेट दिया गया है कि किस तरह से आपका आवासीय जातीय आय बनना चाहिए, 2016 का फॉर्मेट है, ठीक है। बस सब का तो बना ही रहता है, तो वही सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। आय का कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और पूरा का पूरा पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।